अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बायोसाइंस इज़ अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी और अ फ्रेंडली वर्किंग प्रिंसिपल फॉर द ह्यूमैनिटी। आइए देखते हैं कि बायोसाइंसेज ने शुरू दिन से इंसानों के लिए बहुत कुछ किया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन हेल्थ, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन एंड मैनी मोर। लेकिन इसके साथ साथ ये एक रिस्क भी है फॉर द ह्यूमैनिटी। लाइक एनवायरमेंटल रिस्क है, एथिकल कंसर्न है एंड मैनी मोर। तो इसको जानने के लिए वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग अबाउट दैट फ्रॉम वन ऑफ आवर फेमस प्रोफेसर, प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइल अनास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। थैंक यू। मैडम, बायोसाइंसेज चूंकि एक इट्स अ वेस्ट फील्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द फील्ड, बट बिफोर डाइविंग इनटू द फील्ड मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा अपने बारे में बता दें। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला नाज। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज से इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज पीएचडी की ऑन अ टॉपिक हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ सेलुलेज zooms from Mericalophilic bacillus species under the supervision of Professor Dr. Wahid Akhtar. So at that time it was a very still today it is a very growing field. So my basic work was on the recombinant DNA technology. So I have engineered the alkalophilic cellulitic enzymes from bacteria for the high level expression, जो बेसिकली जैसे आपने बायोमास बायोफ्यूल्स का सुना होगा, उसमें उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे उसके एप्लीकेशंस के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम फॉर द हाइड्रोलिटिक एक्टिविटीज़, उसके ऊपर ये मेरा बेसिक काम था। और ये मैडम कौन से सन में किया? सर 2009 में। 2009 में यू कंप्लीटेड योर पीएचडी। यस। ओके मैडम, वो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश एनरोल्ड पीएचडी है या फ्रेश एनरोल्ड एमएस है, उनके लिए थोड़ा बता दें कि प्रोसीजर क्या होता है। हैव यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक बाय योर ओन? वो क्या था, कैसे आप इस फील्ड में आई? दैट वाज बेसिकली कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आप अपना प्रपोजल लेते हो और एक रनिंग प्रोजेक्ट्स का है। सो माय सुपरवाइजर्स वर बेसिकली ही वाज द बायोकेमिस्ट, और उस एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग ऑन बोथ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स एंड ऑन द क्लिनिकल साइड। सो मैंने जैसे कहा कि आज तक बच्चों को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी करता है और इंस्पायर भी करता है। सो दैट्स वाई उस वक़्त भी अगर हम इसको एप्लीकेशन वाइज देखें तो हमारी भी जो अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन थी, उसके बाद एज अ ग्रुप हम उसमें डिफरेंट एंजाइम्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट भी था। और डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो फैसिलिटीज़ थी, दोनों चीज़ें होती हैं, आपका सुपरवाइज़र क्या काम कर रहा है, फैसिलिटीज़ क्या है, और आपका इंटरेस्ट क्या है, ये जब अलाइन हो जाते हैं तो फिर देखो आप उसमें काम कर सकते हो। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। मैंने बहुत एक हाई लेवल का काम किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट किया साइंस के लिए। मैडम, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2009 में आपने पीएचडी कंप्लीट की, उसके बाद फ़ौरन आपने वाई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया जी सर, 2010 सितंबर में। 2010 सितंबर में। अब आपने उसी कैरियर को कंटिन्यू किया या फिर अपनी फील्ड को चेंज किया? मैंने थोड़ा चेंज किया क्योंकि जब व्हेन आई जॉइन तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ज़रा माइक्रो मॉलिक्यूलर का काम था मेरा। मैंने जैसे बताया कि एडवांस लेवल का काम था, तो उस काम को करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हमें फैसिलिटीज़ हाई चाहिए थी। बट नाउ आफ्टर 10 इयर्स अगर और 15 इयर्स, मुझे यहाँ पे मोर देन 15 इयर्स हो गए, तो अब देखते हो तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से आ गए, लिंक रही हूँ मैं मॉलिक्यूलर में, माइक्रो में। मैं इंडस्ट्रियल एंजाइम में मेरी जो पीएचडी है उसने भी अमाइलेज के ऊपर काम किया, वो भी एंजाइम के ऊपर ही काम था, हाइड्रोलिटिक मतलब लाशूर में वो चीज़ अभी भी जिंदा हाँ है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल वो ओके। है। अच्छा मैडम, ये बताइए हमारे ऑडियंस के लिए कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में बेसिक कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है इंस्ट्रूमेंट्स की या टेक्नोलॉजीज जो आपको लैब में रेगुलर टूल्स एंड टूल्स? यस, इक्विपमेंट एंड टूल्स यस। इसमें हम जो रिकम्बिनेंट में नॉर्मली आप पीसीआर बेस्ड एम्पलीफिकेशन ओके, करते हैं डिज़ायर जीन को, ओके। और डिज़ायर जीन को एम्पलीफाई फिर डेफिनेटली उसकी जब एप्लीकेशंस देखते हैं, हमने अगर एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन पे काम किया है तो उसके लिए प्रोटीन या मॉलिक्यूलर बेस्ड जो स्टडीज़ होती हैं उसके लिए ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, या आपके पास जो फर्मेंटर है, या इस तरह की जो आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। नॉर्मली पीसीआर से और मॉलिक्यूलर का काम है, मॉलिक्यूलर एंड माइक्रो की ओवरलैपिंग फील्ड है। इसमें आप लोगों और को कोई है अगर एनएमआर की देखा जाए जरूरत नहीं है?
एनएमआर कर सकते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोटीन आइडेंटिफाई हाँ। करते हैं, कोई आपके पास जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स में हम करते हैं, तो स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन डेफिनेटली आप एंड पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे इनिशियली है कि मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन है, एट दैट टाइम वी यूज़ द माल्डिटॉफ। तो अगर उस काम को आगे लेके जाया जाता है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा पहले डिफरेंट था, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे, लेकिन डेफिनेटली जब आप एक न्यू प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसकी फुल स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के लिए यू कैन यूज़ फर्दर जो आप करेक्टराइजेशन टेक्निक्स ऑफ। मैडम ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है पूरे पाकिस्तान में विद इन अ कंट्री कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ एक बाउंड्री वॉल के अंदर ही अवेलेबल हो? यस, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में डेफिनेटली वहाँ पे अभी इस पे काम बहुत से रिकम्बिनेंट इंसुलिन के ऊपर उस वक्त भी काम हो रहा था, अभी भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एंजाइम, मेरे जूनियर है सर का जो ग्रुप है, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका स्टूडेंट हो, इसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो और आप यहाँ से कोलेबोरेशन करके उसको वहाँ भेज दे, स्टूडेंट हो हुआ यस यूनिवर्सिटी का, जी तो ये कोई जी एक्सपीरियंस रहा है गुज़िश्ता आपके टीचिंग हाँ एक्सपीरियंस जी, में? उसमें हमने करेक्टराइजेशन के लिए ओके। किया था, क्योंकि वहाँ पे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सीक्वेंसर है उनके पास, माल्टीटॉफ मैंने आपको कहा, हाई जो भी हाई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उनके लिए है। मैंने भी यहाँ पे काम कराया, मेरी एक स्टूडेंट थी शाज़ीन, उनको मैंने इनिशियल, क्योंकि एमएस लेवल का इस थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो हमने यहाँ पे भी उसको इनिशियल फेजेस में कंप्लीट किया है। ओके। और मैडम ये जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये काम इतना लंबा चौड़ा भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंसानों और ऑर्गेनिज्म से रिलेवेंट है, तो ये कॉस्टली प्रोजेक्ट होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा। डेफिनेटली तो मॉलिक्यूलर। उसका अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर कोई ऐसा लैब बनाने के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली कितना फंड चाहिए होगा कि एक ऐसा लैब डिज़ाइन करे जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो? क्योंकि अगर जैसे आजकल यूनिवर्सिटी ये हाँ, में मैडम ये अगर क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल लोग यही सोचते हैं कि ये चीज़ें तो बड़ा इजी है, हम तो एआई के कंप्यूटर पे बैठ के सारे डिज़ाइन कर लेंगे और जो आपके काम की चीज़ें हो वो लैब में कर ले। तो ये 2 चीज़ें आपस में अगर आप जोड़ लें कि ये सारी इंस्ट्रूमेंट को साइड पे करके विदाउट इंस्ट्रूमेंट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल है? हाइपोथेटिकली अगर मैं ये कहूँ कि देयर आर टूल्स टेक्निक्स हम जो यूज़ करते हैं, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड है, हाँ। उससे आप मॉडल्स को हाइपोथेटिकली देख सकते हैं। देखिए पहले हम ये करते थे कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हाँ, थे और यस, रिजल्ट लेते थे। यस। अब ये है कि हम डिज़ाइन, जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट में करते हैं, आप डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स बना लेते हैं। हाँ। इफ़ दे आर मार्किंग ऑल दी जो पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स हैं, 20 कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि जी ये 10 कंस्ट्रक्ट्स जो है ना, ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हैं। तो आप डेफिनेटली कॉस्ट भी बचेगी, लेबर भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, तो आप वो 10 कंस्ट्रक्ट को ही ट्रांसफॉर्म कर लें, सो दैट इंस्टेड ऑफ ए 20 कंस्ट्रक्ट। तो सेम मेरा काम भी साइलेंट म्यूटेशन के ऊपर, इसके अंदर एक और एस्पेक्ट था, 5 प्राइम के ऊपर जो है वो डिफरेंट म्यूटेशंस करके उनको हमने उसका प्रोटीन का जो है वो एक्सप्रेशन देखना था। तो मैंने उस वक्त भी हमने 18 कंस्ट्रक्ट यूजिंग द टूल्स, बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स, म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवा के किया था। तो इसमें ये है कि जैसे पहला आपका क्वेश्चन का पार्ट था कि कॉस्टली है, कॉस्टली डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर का काम है उसमें रिक्वायरमेंट है, रेपिटेशन है, वैलिडेशन है। देखिए जो भी टेक्निक है, आपने अगर कोई एडवांस टेक्निक यूज़ करनी है तो उसकी रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी मैटर करती है। तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जो रिलायबल, सेंसिटिव भी है, क्वांटिटेटिव पीसीआर है फॉर मैसेंजर आरएनए। तो डेफिनेटली उसको आप ये तो नहीं करते कि हिट एंड ट्रायल है, उसको जब तक वो वैलिडेट, रिजल्ट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, तो वो आपकी साइंस वैलिडेट होती है। तो कॉस्टली इसलिए भी है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव लेवल की आप काम कर रहे होते हो, लेकिन इनिशियल कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली वो आप उसको प्रोडक्शन में जब चली जाती है तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं, अगर वो मार्केट हो जाता है तो उसको ओके। तो यूज़ अगेन कर मैडम सकते हैं। मैं यही जो क्वेश्चन है कि क्या ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट टूल्स, सिर्फ कंप्यूटर पे हाँ, पॉसिबल है? ये दूसरा सॉरी पार्ट था, बिल्कुल नहीं, उसको देखें, कोई भी एआई है या बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, उसका जो जो आप कह सकते हैं एंड है, जहाँ पे आप लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, देखिए कोई भी रिसर्च है वो लिमिटेशन के बगैर नहीं है, वो रिसर्च पे ख़त्म होगी, उसके लिए गैप रहता है नेक्स्ट रिसर्च के लिए।
तो उसको उसको आपने ट्राई करना है। आपने एक प्रोडक्ट कंप्यूटराइज बना लिया, एक ड्रग बना ली, तो उसको आपने टेस्टिंग करनी है। तो आपने एक प्रोडक्ट बना लिया तो डेफिनेटली आपने उसको वेट लैब में या एनिमल या जो भी ट्रायल्स हैं उसको तो करना है। तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक पोर्शन हो। ओके ओके, ये आप पॉसिबल हाइब्रिड, नहीं है, हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। उसको आपको अगर आप देखिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ है, ह्यूमंस के साथ है, उसको ट्रायल से तो गुजरना है। ओके मैडम, ये जो कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चीज़ें साइंस के अंदर आके घुस के इसका फ़ायदा क्या हुआ एज ए बायो साइंसेज एक्सपर्ट को? फ़ायदा है बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी वी टॉक अबाउट द एपिडेमोलॉजी, प्रिवलेंस, यू कैन से आउटब्रेक्स हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे साल का डाटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और आप कहते हैं कि ये पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप बहुत से हॉट स्पॉट्स को देख सकते हैं जहाँ पे आउटब्रेक हुई है, लास्ट ईयर के इन एरियाज में हुई है, तो डेफिनेटली थ्रू यूजिंग द एआई मशीन लर्निंग यू कैन एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं। फिर डायग्नोस्टिक फील्ड्स में जैसे एमआरआई स्कैन्स हैं, अच्छा मैडम, इसमें सॉरी अर्ली डायग्नोस्टिक, अर्ली डिटेक्शन है, उसमें जो आपके पास पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट डाटा टेस्टिंग आती है। बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर के यहाँ पे भी जैसे एआई के लोग हैं, वो हॉस्पिटल बेस्ड जो डाटा होता है उसको ही आगे उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं कि उसमें अर्ली डिटेक्शन के लिए कि ये पैरामीटर्स हैं किसी डिजीज़ के, जिसमें जैसे मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस में आपके ये लेवल्स आए हैं, जैसे आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं उसमें ये लेवल्स आए हैं, तो ये लेवल्स एक इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। तो एप्लीकेशंस तो हैं और फ़ायदा भी है। लीडिंग रोल साइंटिस्ट का होगा या टेक्नोलॉजी का होगा? बोथ, मैं तो ये कहूँगी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कौन डेवलप कर रहा है, देर इज अ रिसर्च बिहाइंड डेवलपिंग। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ टू द बायो साइंसेज में एआई, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती है तो क्या कंप्यूटर विल लीड द ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग विल लीड द कंप्यूटर? डेफिनेटली कंप्यूटर लीड तो कर रहा होगा क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है ना, कमांड आप दे रहे हैं और वो आपको एक समरी दे रहा है। अगर आपने जैसे बहुत सारी जो एनालिसिस है उसके लिए आपको हेल्प तो मिल रही है। ओके अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन के जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या रिलेवेंट बायोसाइंसेस के डिफरेंट फील्ड है, उसको बाहर दुनिया के साथ कंपेयर करके आपको क्या लगता है कि क्या हम दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं कंपैरिजन टू द आउटर वर्ल्ड? वी आर ट्राइंग हार्ड। ओके, अभी हम है पीछे। पोटेंशियल है, रिसोर्सेज महंगी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, विजन नहीं है। देखिए रिसर्चर या यूनिवर्सिटीज का काम तो रिसर्च करना है, उसको मार्केट करना तो ये तो पॉलिसी मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, इज एनीबॉडी इज रेडी टू ऑफर। कि मैं कहती हूँ कि मैंने एक फ्लेवर्ड वाटर मैंने बनाया, ठीक है, तो मैं उस बोतल को लेके बैठ जाऊँ, मेरे पास कोई है ही नहीं कि मैं उसको मार्केट कहाँ पे करूँ। दे आर सेइंग कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़रा कॉस्टली है, मुझे तो ये कम अमाउंट में बाहर से मिल रहा है। तो हमारा काम रिसर्च करना है डेफिनेटली और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देखिए रिसर्चर्स को भी ये देखना चाहिए कि इस टाइम हम किन चीज़ों में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर उसके बाद ये तो नेशनल पॉलिसी का एक रोल है ना। ओके ठीक है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा बजट तालीम के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ की भी प्रायोरिटीज़ अगर रिसर्च के ऊपर ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट वो अपनी बजटिंग ऐसे करता है कि वो रिसर्च को ज़्यादा अकोमोडेट करता है, तो पोटेंशियल तो बहुत है। और वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम दुनिया के साथ compete करें और बच्चे हमारे कर भी रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें जब अगर आप दुनिया को देखें तो बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज भी हो रहे हैं और उसमें लोग काम कर रहे हैं। मैडम, कीपिंग इन व्यू योर past 15 years or 16 years your experience of teaching at the Y University, क्या ये पॉसिबल है कि इसी पीएचडी मींस ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कि वो 100% डिवोशन के साथ इसी फील्ड में काम करे और ये गम रोज़गार, ये बाकी सारे जो मसाइल है ये साइड पे हो जाए? क्या इतनी फैसिलिटीज़ है हमारे पास? फिर हमारे पास है फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बट डेफिनेटली विद कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटीज़ क्या वर्ल्ड वाइड लोग काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं।
लेकिन उसमें ये है कि हम पैरेलल अपनी इंडिजिनस फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करें। ये नहीं है कि हम टोटली कोलैबोरेशन पे डिपेंड करें, हमें अपने पास भी इंडिजिनस करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि डेडिकेशन तो होती है। मेरे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी आए, एंड आई ऑलवेज सेज टू माय स्टूडेंट दैट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये भी आपकी ब्लेसिंग है। और बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट भी हैं। येस, उनको हर्डल्स पेश आती हैं कि जब कहीं ना कहीं हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, जैसे करेक्टराइजेशन का एस्पेक्ट है, और कुछ डेफिनेटली जैसे हमारी फील्ड में है, सीक्वेंसिंग है, अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसी जैसे एनजीएस का है या डब्ल्यूजीएस है, तो ये हम अब्रॉड से कंपनीज से करवाते हैं, तो वो हमें एक्सपेंसिव भी पड़ता है। पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक के इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के पास कोई फैसिलिटी है तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और वो कॉस्टली भी है। उसमें ये हो सकता है कि एमओयूज अगर हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हों, तो ये तो अप्रोच अगेन आ गई ना कि नेशनल लेवल पे आपने फैसिलिटीज़ को सेंट्रलाइज किया। क्योंकि देखें, प्राइवेट के पास अगर इतना नहीं है बजटिंग, और गवर्नमेंट अभी तो वो भी इस साइड से साइड पे ही हो रहा है, तो अगर वो वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और इतनी हैवी इक्विपमेंट वहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर वो लॉक है तो उसका तो किसी को भी फ़ायदा नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे से इतनी चीज़ आ रही है, लेकिन उसको मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनको तो मैडम नहीं आते है। हैं आपके दूसरे सेगमेंट के ऊपर कि आपने अपना फील्ड चेंज किया, थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। बस उसी पे पैरेलल हम चला हाँ रहे हैं। पैरेलल चले, तो वो कौन सा फील्ड है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Sir, still I'm working on the different aspects of the industrial enzyme and protein expression, and in addition to that antibiotic resistance और antimicrobial जो properties है medicinal plants की, और इसको हम लेके चल रहे हैं साथ पब्लिक हेल्थ के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर। तो ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट मैडम बाहर से अगर आना चाहे आपके पास या आपके डिपार्टमेंट में, तो आपके पास कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है दैट दे कैन अट्रैक्ट एंड मोटिवेट एमएस एंड पीएचडी स्टूडेंट। सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये ओके करता है। उसके अलावा डेफिनेटली जो बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल एंजाइम्स के ऊपर काम हो रहा है, जो हाइड्रोलिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और डेफिनेटली अगर हम पाकिस्तान को वैसे ओवरऑल देखें, क्योंकि बात ये है कि हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत है, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन यही है कि उसको हम आगे वो कितना फ्रूटफुल है, डिलीवरेबल है फॉर द सोसाइटी। तो उसमें इसमें इन एरियाज़ में काफ़ी है। बायोफिल्म रेजिस्टेंस के ऊपर काम हो रहा है, जो माइक्रोबियल बायोफिल्म्स हैं जो कि कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन को काम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी इंशाल्लाह पीएचडी जो ग्रेजुएशन होने वाली है, उसका इसके ऊपर बहुत अच्छा काम है। मैडम पीएचडी और एमएस स्टूडेंट के लिए कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं कि वो एनरोल हो जाए और आप उनको कुछ कुछ ना कुछ दे दे ताकि वो एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी यहाँ से ले। इनिशियली कोर्स वर्क में तो उनको स्टाइपेंड है कि अगर वो एक अपना जीपीए मेंटेन करते हैं तो उसके लिए। ओके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमएस पीएचडी में एनरोल होने के लिए। जो एचईसी का हमारे पास क्राइटेरिया एमएस के लिए, तो आपके पास मिनिमम जैसे हम 2.5 सीजीपीए कहते हैं, और उसका रेलेवेंट फील्ड से हो। और दूसरा जो पीएचडी के लिए है कि कोर्स वर्क में आपका पीएचडी या relevant एमएस field में से 3 हो, एटलीस्ट 3 हो फॉर एलिजिबिलिटी इन पीएचडी। रेलेवेंट फील्ड मींस के देखिए, ये डाइवर्स बैकग्राउंड है, बायोलॉजिकल साइंसेज है और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है। अंडर द बायो साइंसेज वी में टेक जो जैसे ये ऑफर हो रहा है, कॉमसेट में भी पैरेलल हो रहा है, मुताहिद आज़म में है एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में है। तो उसमें हमारे पास डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर के बच्चे हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं, इसके अलावा जोलॉजी, बॉटनी, क्योंकि हम यहाँ पे बायो साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बायो साइंसेज भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है और बायोकेमिस्ट्री है और एमएस बायो साइंसेज। तीन मींस कि आप एमएस तीन डिफरेंट किस्म के डिग्रीज जी, ऑफर कर रहे हैं। एमएस बायो साइंसेज में ये डिग्री के ऊपर टाइटल लिखा होगा एमएस जी बायो जी साइंसेस, ओके, जी। और एमएस बायोटेक्नोलॉजी।
जी और एमएस बायोकेमिस्ट्री। जी, और ओके। पीएचडी बायोसाइंसेस। तो इसमें हमारे पास प्लांट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, पब्लिक हेल्थ में जो मैंने एरियाज पहले बात की है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर काम हो रहा है। ओके मैडम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लेमैन कैन ऑलवेज पोज दिस क्वेश्चन के एक पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट है बायोसाइंसेस का सोसाइटी के ऊपर, पूरे क्लाइमेट के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त आता है बायोलॉजिकल वेपन्स एंड बायोटेररिज्म। इस पे आपके कमेंट चाहो। डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोसाइंसेज ने इम्प्रूव की है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन हेल्थ, बट देयर आर आल्सो कंसर्न्स। कोई भी इनोवेशन है अगर, या कोई भी डेवलपमेंट है जो रिसर्च में या प्रोग्रेस हुई है, वो अगर सेफ्टी के साथ आती है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर वो सेफ्टी के साथ नहीं आती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपने फॉर एग्जांपल उसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए काम किया है, लेकिन हो सकता है देयर आर इंटेंशंस फॉर द नेगेटिव एस्पेक्ट, तो उसके एक ही हमारा, देखिए हर चीज़ के दो है, या आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम उसको ये कर सकते हैं कि उसको अगर मॉनिटरिंग हो रही है कि जो रिसर्च है वो एक ख़ास एथिकल जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ जा रही है। जैसे ये आपने बायोटेररिज्म का कहा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एंथ्रेक्स का जिक्र आया था कि जो यूएस आफ्टर आई थिंक 2011 सितंबर अटैक्स जो है वो एक लेटर्स के थ्रू जो है वो उन्होंने उसको पोस्ट किया, और उसमें मीडिया एंड यूएस डिपार्टमेंट्स में, तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ना सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए गए। फिर डेफिनेटली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इस के ऊपर जो एथिकल बाउंड्रीज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो ये है कि ये है इसमें, लेकिन ये है कि अगर वो विद सिक्योरिटी मेजर्स और विद मॉनिटरिंग हो रहा हो तो फिर नहीं है। जैसे एक आपने एक गन है अगर बनाया, एक वेपन बनाया फॉर एग्जांपल, तो आपने सेफ्टी के लिए बनाया, बट उसका दूसरा नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है। तो इसी तरह हम भी अपनी फील्ड में जब देखते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उस पे आप कोई उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि किसी की इंटेंशन हो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट के मैडम तरफ टॉक्सिन पैथोजेंस के कौन से बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है कि टॉक्सिन्स के देखें, जो टॉक्सिन्स के ऊपर जब आप काम करते हो ना, डिजीज़ की डिटेक्शन है, डिजीज़ की आपके पास डायग्नोसिस है, तो वो आपको टॉक्सिन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंडोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है, लेकिन डेफिनेटली अगर वो आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेंगे तो फिर तो उसका कोई सॉल्यूशन यही है कि जो भी रिसर्च हो वो एथिकल बाउंड्रीज़ के मुताबिक हो। एक तो आप पब्लिश भी नहीं कर सकते, फिर आपकी जो इदारे हैं वो उनके जो इंस्टीट्यूशनल बोर्ड्स होते हैं या ओवरऑल आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर आप अगर काम कर रहे हो, तो फिर इसका इसकी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, रेयर है, मैडम वेरी बायोसाइंसेस रेयर के एक्सपर्ट्स ने एंटी ह्यूमन, एंटी क्रॉप और एंटी एनिमल पैथोजेंस पे काम नहीं किया है? है। एक्सपर्ट्स ने काम तो पॉजिटिव में किया है। वो पॉजिटिविटी क्या है, हम वो समझना चाहते हैं। देखिए अगर आप क्रॉप की बात जी करते जी हैं तो यस। हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं कि आपके पास ह्यूमन नेसेसिटीज़ को देखते हुए, जैसे जो फूड रिक्वायरमेंट है, फूड सिक्योरिटी है, उसको देखते हुए काम हुआ। इसके अलावा आपने कहा एंटी क्रॉप और हाँ एंटी क्रॉप, एंटी एंटी एनिमल और ह्यूमन, एंटी एनिमल। एंटी एनिमल में ये है कि देखें फॉर एग्जांपल बहुत सारी वैक्सीन डेवलपमेंट भी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल वैक्सीन्स हैं तो इसी बायो साइंसेस को लेके ही, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके ही हमने वो वैक्सीन्स भी डेवलप की हैं, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैडम लेकिन क्या वो बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए है या ह्यूमन बीइंग को जितनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर डिपेंडेंसी के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन तो बींग, एग्जांपल दे देता हूँ, बचपन से लेकर बच्चा पैदा हो जाता है, ये तिब तिक खुन्नाक तशन्नुज पोलियो, आई डोंट नो, देयर आर मोर देन 30,000 प्रोडक्ट्स इंजेक्ट कर 247 मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बच्चे की फीटस में आ जाते हैं। तो ये इतने प्रोडक्ट्स उनको इंजेक्ट करके 4 साल तक मुसलसल, ये किस लिए? व्हाट्स द बेनिफिट्स?
देखिए वो तो रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए है और वही डेफिनेटली। क्या वो रेजिस्टेंस देखिए डेवलप करने के लिए है अभी या हमारे पास इसीलिए है? डाटा नहीं है ना। हम्म, देखिए अगर आप आज से बहुत साल पहले अगर देखते हैं तो आपके पास डिमांड और सप्लाई अगर देखा जाए तो उस तरह से नहीं था, ठीक है। और एक इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। उसमें डेथ टॉल भी ज़्यादा होता था। ये तो मीडिया है, चीज़ें हैं, हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल पोलियो से ये डेथ वहाँ पे हो गई है, अब पोलियो फ्री हमने कर दिया। अगर वायरल होता है वो डेफिनेटली उसमें अगर ट्रांसमिट हो जाता है तो ये तो पूरी ज़िंदगी का लॉस है। फिर तो आपके पास कुछ नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर सके। तो डेफिनेटली जो चीज़ें उसके बेनिफिट के लिए हैं, अवेयरनेस के लिए हैं, उसकी ह्यूमन हेल्थ बेहतर करने, आप ये भी तो देखें कि कितनी सारी चीज़ें उसमें उनके फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो उसको जो इतना ह्यूज अमाउंट था, लॉस था, डेथ टॉल था किसी भी डिजीज़ के साथ या उसके जो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट थे उसको कम किया जा रहा है विद अर्ली क्योर, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन। अगर आपको टाइम फॉर एग्जांपल लेट्स से कैंसर ले लेती हूँ, एक इग्नोरेंस है, नहीं जाना, नहीं चेक करना, क्या कर लेंगे। लेकिन हम देखें शिफा तो अल्लाह ताला ने हमारे बहुत सारी जो है वो तो कुरान पाक में भी उसने दिया है कि इसमें शिफा है, शहद में शिफा है, इसमें इंजीर है, बहुत सी चीज़ों का जिक्र आया है। उस वक़्त हम ऑर्गेनिक के ऊपर जा रहे थे, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और बायोसिंथेटिक ही हैं। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कोई उसने कोई अपने सिम्पटम्स के ऊपर गौर ही नहीं किया, कोई अवेयरनेस ही नहीं है उसको, तो वो तो अगर 4th स्टेज पे है तो फिर तो मेडिकल साइंस इतना नहीं उसको रोक सकती। एज है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मैडम क्या ये मेडिकल साइंसेज ने उसको वहां तक नहीं लेके गया? नहीं, आपको नहीं लगता हम नहीं। किस हद तक रिसर्चर साइंटिस्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो रिसर्चर अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, जहाँ पे उसे कोई सपोर्ट मिल जाता है वो उसी साइड पे ट्रैक कर लेता है। देयर आर थिंग्स बट अंडर द कवर कि मैं अगर कहूँ कि जी मल्टीनेशनल कंपनीज यस है, यस आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ यस दोज कंट्रीज, इंटरनेशनली हैं और डेफिनेटली उसमें एक जंग है, वो पेटेंट्स की जंग भी है। अब एक डिबेट है कि उसमें आपने एक चीज़ डेवलप कर ली है तो वो ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए है तो जाए उसमें यस। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें ये नेगेटिव है और मैं कह रही हूँ पॉजिटिव है, लेट्स कम टू द सेंटर पॉइंट के देयर इज़ नाउ अगेन आप कह रहे हैं कि हम रिसर्चर्स पे किस हद तक है, तो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं अभी जो बहुत सारी लेटेस्ट हम डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें ये है कि ड्रग रीपर्पसिंग। अब मल्टी नेशनल आपको क्या इस बीमारी के लिए अलग है, इस बीमारी के लिए अलग है, इस बीमारी के लिए अलग है, लेकिन क्या हम एक ड्रग को दूसरी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो उसमें भी काम हो रहा है अभी ड्रग रीपर्पसिंग के। एक ड्रग जो है फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए एक ड्रग है, क्या वो दूसरी के लिए भी यूज़ हो सकती है? तो मैडम अगर लीडिंग ये है रिसर्च तो ग्रुप्स उस में कंट्राडिक्शन आ जाती है, हुँ, एक लीडिंग ग्रुप कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह अल्कोहल है, तो एक लीडिंग रिसर्च ग्रुप से कि ए ग्लास ऑफ अल्कोहल इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। हुँ, नीचे जाके जब आप डिटेल में जाते हैं तो फंडेड बाय एन अल्कोहल कंपनी। हुँ। दूसरे साइड पे जितने भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो कहते हैं अल्कोहल इज नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो किस पे ट्रस्ट करें, इधर या इधर? ट्रस्ट जो है वो आपका जो रिजल्ट है जो वेट लैब के थ्रू जो आप उसको बताएंगे वो है। अब मैडम अब वो हाँ कॉज क्या है? हाँ आप अल्कोहल के जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि आपको कोई मेडिसिन है उसमें एक माइनर अमाउंट में वो इंग्रेडिएंट है वो किस लेवल का है कि क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है ना। अब वो दो कॉन्ट्रडिक्शन आई किस बात पे है कि वो जो काम कर रहे हैं उनका टारगेट क्या है। जो कह रहा है कि गलत है उसका टारगेट हो सकता है डिफरेंट हो और जो कह रहा है सही हो वो डिफरेंट पर्पस के लिए काम कर रहा हो, वो उसको सपोर्ट करने के लिए कर रहा होगा। तो ये वो आ जाता है इसमें हम नॉर्मली बात करते हैं सर ड्यूल यूज़ ऑफ रिसर्च कंसर्न। एक काम है, एक आपने प्रोडक्ट डेवलप की है, वो आपने बज़ाहिर किसी फ़ायदे के लिए की है, बट हो सकता है कि वो दूसरा उसको गलत पर्पस के लिए ले ले। फॉर एग्जांपल जैसे वायरल जीनोम है। तो मैडम जो क्रिस्पर है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है आजकल, इस पे आप हमारे स्टूडेंट को थोड़ा अवेयरनेस दे कि ये है क्या चीज़। लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि इंसानों की एक नई शक्ल दुनिया में आ जाएगी। नहीं ये इस तरह से नहीं है। देखिए इससे थोड़ा सा पीछे जाती हूँ क्रिस्पर से।
डॉली शीप का नाम सुना होगा, Yes, ठीक है। yes. उसमें यही हुआ कि फर्दर जो है वो क्लोन कर लिया जाए। जैसे अगर आपके पास एक ह्यूमन है, हम सेम कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उस पे बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के अराउंड द ग्लोब एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न जनरेट हुआ था, और वो स्टिल ह्यूमन क्लोनिंग नहीं हम उस पे जा सके। अब अगर जीन एडिटिंग कहते हैं ना, जैसे क्रिस्पर है, बेसिकली इट्स जीन एडिटिंग। अब इसमें भी एथिकल कंसर्न्स हैं, इसमें भी डिबेट है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग यू कैन से कंसर्न्स आए हैं अराउंड द ग्लोब के ये बेनिफिशियल नहीं है, और इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं। बट साइड बाय साइड, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या आप कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया है, इनके ऊपर यानी कि थेराप्यूटिक टाइप के ऊपर जेनेटिक जो है उसको हम कहते हैं कि वो जो जीन का वो पार्ट है, अगर वो हम जीन एडिटिंग से उसको ठीक कर लें और वो इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि वो जो जेनेटिक डिजीज़ है वो एटलीस्ट उसको एड्रेस किया जाए, उसके ऊपर काम हो रहा है। बट ह्यूमन जीन एडिटिंग या कुछ ऐसा, जैसे आपने कहा कि एक हाथ होगा और ये होगा, उसके ऊपर तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि इट वुड बी पॉसिबल। और लाइक जैसे ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर कंसर्न था, इसको भी करना इतना आसान नहीं है। और लेकिन ये है कि कोई भी अगर हम डिजीज़ थेरेपी, जैसे हम जीन थेरेपी के लिए क्रिस्पर कोलर यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेनिफिशियल। And do you believe that bioscience is a threat to the environment by giving genetically modified food, by removing, disturbing the wildlife, and giving some other organisms? There are genetically modified organisms. सर देखिए, मैंने स्टार्ट में जैसे कहा था कि हमने इम्प्रूवमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए बायोलॉजी की जो फील्ड है या बायोसाइंसेस की है उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं ये भी कहूँगी कि अगर उसको सिक्योरिटी मेजरमेंट या मॉनिटरिंग या बायोसिक्योरिटी कंसर्न्स या उनमें से नहीं गुजारा गया, तो दैट इज़ अ थ्रेट। Genetic कैसे modified थ्रेट है? food. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी फूड क्वालिटी इन्हांस कर देते हो, उसके करेक्टरिस्टिक इन्हांस कर देते हो, तो वो आपके पास बेनिफिशियल है। बट अगेन डिपेंड करता है कि उसके कोई और कंसर्न्स ना हो, कोई और नेगेटिव इफेक्ट ना हो। वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रायल के बाद ही आप कह सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ने फूड सिक्योरिटी को बहुत एड्रेस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड को देखूं, तो कोविड के बाद अगर जैसे हमारे ये जो यूएई वगैरह है, इनके पास अपना तो वो नहीं आता इतना ज़्यादा उनके पास, क्योंकि वो नहीं थी इस तरह फैसिलिटी, बट दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर सेल्स, और उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट जो एक्वापॉनिक्स हैं या आपके पास वहीं पे जो प्रोडक्शन है उसको जो है इन्हांस किया। आप सोचें कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके जो अनाज है अगर वो नहीं है, तो उसको आपने एक एडवांस लेवल पे जाके ओवर प्रोडक्शन करके हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बेसिकली जो है वो फॉर ओवर प्रोडक्शन और फॉर इम्प्रूव क्वालिटीज़ ऑफ फूड या क्रॉप ले लें उसको, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में कुछ मतलब काम भी हो रहा था इसके पिछले अरसे में, कि जैसे सीडलेस सिट्रस के ऊपर। तो इस तरह की अगर कोई पॉजिटिव उसकी फूड क्वालिटी को अच्छा, और दूसरा ये है कि उसको फूड सिक्योरिटी के लिए काम किया जा रहा है, तो ये पर ये बड़े बेनिफिशियल बड़े है। कंट्रीज में पर बैन क्यों है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड? उसमें कुछ सर, बड़े बड़े नाम आते हो, कहते हैं दे आर गोइंग टू मैनिपुलेट द ह्यूमन बींग्स जस्ट बाय गिविंग देम सम सिंथेटिक फूड्स, क्योंकि आपके पूरे सिंथेटिक सिस्टम को मीट है एंड ऑल यस दैट है, बट यस सिंथेटिक मीट भी बना, वो बीइंग अ मुस्लिम हम उसको नहीं क्योंकि वो कल्चर सेल्स के साथ लिया गया। बेबीज फूड. हाँ, तो इसमें डेफिनेटली हम हर चीज़ को तो नहीं अलाउेबल कर सकते, बट अगर वो बिल्कुल ही एक आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइक अ बबल है, कि उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, जैसे प्लास्टिक, तो वो तो आप उसको नहीं कह सकते ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, या उसको फूड तो नहीं कह सकते। फूड बेसिकली जो अभी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हाँ, उसको अगर आपने सिंथेटिकली आप इंड्यूस कर सकते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स में, अ, तो वो आप बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर सकते मैडम, हैं। किसी भी लैब में कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, सेफ्टी मेजर के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट भी पॉसिबल है, तो इसलिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से अडॉप्ट किए जाए ताकि वो वहाँ से बचाए?
बेसिकली पहले तो ये है कि क्योंकि ये आप ट्रेनिंग लोग है। हाँ, क्योंकि आप लोग इतने खतरनाक चीज़ों पे काम करते हैं, पैथोजेंस है, बैक्टीरियाज है और मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं डेफिनेटली जो डीएनए है, फिर उसमें आप सीक्वेंसिंग करते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल जो बंदा उसके साथ काम कर रहा है उसके जीन्स में कोई चेंजेस ना आ जाए। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन Safety, सेफ्टी, okay. आपकी अपनी सेफ्टी और आपके एनवायरनमेंट की भी सेफ्टी। देखिए अगर आप वेल ट्रेंड नहीं हैं, वेल अवेयर नहीं है उसके डैमेजिंग इफेक्ट से, तो यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल रिसर्चर। रिसर्चर शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल देयर आर एग्जाम्पल्स के एक्सीडेंटल आपके पास हो सकता है, बट अगर आपने ट्रेनिंग ली है, आप उसको मॉनिटरिंग है आपकी, और आपके पास एक पॉलिसी है, उसको आपने एसओपीज के साथ वो काम कर रहे हैं ना, तो फिर ये एक्सीडेंट्स को आप ख़त्म मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक्सीडेंट मींस कि वो हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में ब्रूसेलोसिस का आउटब्रेक हुई थी चाइना में, लेंझो जो है प्रोविंस, तो वहाँ पे क्या था, अब कितनी एडवांस कंट्री है, बट हुआ क्या कि वहाँ पे वो दे वर यूजिंग द एक्सपायर्ड डिसइंफेक्टेंट्स उस कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ में, और वहाँ से वो लीकेज हुई, और अराउंड 10,000 पीपल्स वर पॉजिटिव विद द, ये ब्रूसेलोसिस बेसिकली बैक्टीरिया है जो एनिमल्स के लिए, अब वो वैक्सीन का एक प्लांट था। तो इसका मतलब है कि अगर इतनी डेवलप कंट्रीज़ में हो जाता है, तो ये हर एक की पहली प्रायोरिटी है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचे। एनवायरनमेंट में सिर्फ एनिमल, ये ह्यूमंस एनिमल नहीं है, आपकी बायोडाइवर्सिटी है, आपका इकोसिस्टम है। सो एनवायरनमेंट मींस कि आपका इर्द गिर्द कोई भी ऐसी लीकेज है किसी भी माइक्रो पैथोजेंस की, तो दैट वुड बी अ डिजास्टर। मैडम ये कमर्शलाइजेशन और पेटेंट मैनिपुलेशन, इस पे अगर आप हमारे स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करें कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये पूरी दुनिया कुछ लोगों के हाथों में है, एंड दे आर गोइंग टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट ऑल दीज थिंग्स इन टर्म ऑफ बायोसाइंसेज, साइंस को लेके, क्योंकि लोगों को धोखा देने के लिए तो सामने अपने कोई चीज़ आगे करनी होती है, तो दे आर जस्ट शोइंग दैट दे आर वर्किंग ऑन द साइंस, उसके बिहाइंड कुछ और अज़ाइम है। पता इसमें ये है कि यू हैव एन इनोवेशन एंड यू हैव अ राइट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिसने पहले रिपोर्ट कर दिया वही उसका क्लेमेंट है। देयर आर डिफरेंट रिसर्च ग्रुप, दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, बट जो रिपोर्ट कर दे। अब पेटेंट की और कमर्शलाइजेशन, तो ये भी एक है कि ये बेनिफिशियल भी है, और दूसरा ये है कि इसकी ये भी डिबेट है कि जो पेटेंट्स हैं तो उसने तो उसका मकसद ख़त्म कर दिया। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ड्रग बनाई और आपने उसको पेटेंट किया, बट उसको अब आप मार्केट या उसकी वो जो एक एप्लीकेशन थी जिसने सर्व करना था ह्यूमैनिटी को, वो उस लेवल पे नहीं जा रही, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई और उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे ये अभी रिसेंटली हमें कोविड में देखने को मिला था कि कंपनीज जिन्होंने वो डेवलप कर दी थी, तो उसमें अब वर्ल्ड वाइड अगर उसमें कहा जा रहा है कि वो आपने एक डिमांड को पूरा करना है, तो उसमें भी ये डिबेट थी कि डेफिनेटली जो पेटेंट हैं उसको करें, लेकिन ये कि उसको कमर्शलाइज भी करें। अगर आपने वो प्रोडक्ट डेवलप कर दिए तो उसकी अगर कमर्शलाइजेशन नहीं है तो उसका मकसद फोत हो जाता। मैडम एक एजुकेशन के हवाले से एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ये क्या एजुकेशन इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग्स और इट्स a business? Because we have a lot of experience being as a chairperson, being as a teacher, as a professor, as a researcher, as a student. क्या तालीम हमारे मुल्क में जो दी जाती है या जो ट्रेंड है, क्या ये वाकई इंसानों की खिदमत के लिए है या ये अर्निंग पर्पसेस है? अ, फ़िलहाल तो मुझे ऐसे लगता है कि तालीम, अगर मैं आप मेरा यस पर्सपेक्टिव यस यस देखें तो मुझे तो कभी भी ये बिज़नेस नहीं लगा। अब ओके। लेकिन येस देयर इज़ रियलिटी, पीपल आर डूइंग फॉर बिज़नेस, बट अगर आपका मकसद, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस पर्सपेक्टिव को कैसे ले रहे हैं। अगर आपका मकसद है कि किसी को एक अच्छा इंसान, देखिए इदारे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हम 100 बच्चे पढ़ाते हैं ना, तो ये सदका जारिया ही है कि अगर एक भी अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने मार्केट को, सोसाइटी को दे दिया। हम यहाँ पे देखें हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट स्कूल, अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ को भी देखूँ तो इस पे आप इतना उसको पर्सनैलिटी मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो एजुकेशन मेरे हिसाब से तो बेनिफिशियल है, बट
मैडम टीचर्स को इट्स कोई अगेन के देखिए फिर तो इंसान है ना, वो तो फिर किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो मैंने तो सर्वाइवल करना है, मुझे तो इसको बिजनेस चाहिए, मैं जो मर्जी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है हो, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरी अर्निंग क्या है, एजुकेशन तो हो ही जाती है, बच्चों को आपने पढ़ा के क्या करना है, किसी को आम बंदे को भी मैं खड़ा कर दूं तो मैडम वो पढ़ा लेगा। बीइंग एज बट अगर आप किसी की सीनियरिटी से आप उसको उसके एक कोई फ़ायदा ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट विजन। देखिए आपका विजन अगर पॉजिटिव है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, तो आप उसको मैडम बीइंग ए सीनियर फैकल्टी अवेलेबल मेंबर से ले एज ए लेंगे। प्रोफेसर आप टीचर्स को क्या नसीहत देंगे, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करें, कैसे अपने लाइफ को, जो यंग फैकल्टी मेंबर है जो अभी फ्रेशली उन लोगों ने ज्वाइन ओन करना, ओनरशिप, ऑन करना, यू थिंक दे कि ये चीज़ मिसिंग है? ओके। ओनरशिप तो है। देखिए डेफिनेटली अराउंड द वर्ल्ड मेरा ख्याल है वी आर नॉट लाइक अ बिजनेसमैन, जो सबसे लेस पेड है वो टीचर्स ही हैं, बट वो एक माशरा भी तो बना रहे हैं। हाँ, अगर तो देखिए दुनिया में सब अच्छे भी नहीं हैं और सब बुरे भी नहीं हैं, बैलेंस चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कोई लेक्चर दें कि सबको अच्छा हो जाना चाहिए, ह्यूमन नेचर है, अगर आपके हालात ऐसे हैं बट आप ट्राई तो कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास अगर वो अर्निंग नहीं है ना, तो हमारे पास यही है कि एक अच्छा जो आपको याद रखते हैं स्टूडेंट, आपके पास वापस आते हैं, आपने कंट्रीब्यूट किया, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा उसको कोई भी एक आपने अच्छी चीज़ लेगेसी दे दी है, तो ओनरशिप होनी चाहिए, हम ओन करते हैं, तो ये आई आई थिंक ये आपका इंटरनली सेटिस्फेक्शन अगर आपको है, ये आपको पता होती है, हर इंसान को पता होता है कि मैं किस लेवल का सेटिस्फाइड हूँ। ओके डियर ऑडियंस, आज वाली जो पॉडकास्ट थी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बेनिफिशियल, और उसमें बहुत सारा मटेरियल है यंग स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, टीचर्स के लिए। मैं कंक्लूड करूँगा आखिरी इस दो लाइनों के साथ कि बायोलॉजी ने बहुत फ़ायदे दिए इंसानों को, इंक्लूडिंग डिजीज ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अभी भी डिबेटेबल है, बट देयर आर लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ बायोसाइंसेज एज वेल। एंड पे मैं ये ज़रूर कहूँगा, दो किस्म के इल्म है, साइंस की और इल्मी वही की, ये साइड बाय साइड चलते हैं तो इट्स सेफ फॉर ह्यूमैनिटी। एक चीज़ को आप हटा देते हैं दरमियान से तो इट्स रियली वेरी डेंजरस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।